हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा लाइट रिएक्शन ग्रेना पोर्शन में हो रही थी और वहाँ से जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो बन रहे थे O2, ATP और NADPH2। O2 है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, ATP है और NADPH2 है उनका यूजेस हम लोग आगे आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, डार्क रिएक्शन। और उसी टाइप से जैसे लाइट रिएक्शन के खूब सारे नाम थे, उसी टाइप से डार्क रिएक्शन के भी खूब सारे नाम है। यहाँ पे आप देखिए डार्क रिएक्शन, फिर ब्लैकमैन रिएक्शन। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ब्लैकमैन ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लैकमैन रिएक्शन। उसके बाद में कैल्विन रिएक्शन, जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमने उसमें जो साइकिल्स पढ़े थे और मैंने कहा कि आगे की तरफ आपको सारी साइकिल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो उसी टाइप से साइक्लिक एक ग्राफ जो क्रिएट किया था वो क्या था, कैल्विन महाराज ने। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको कैल्विन साइकिल, क्या कैल्विन रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है। फिर कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एसिमिलेशन यहीं पे होगा, उसका यूज करके क्या बनाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है वो जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन एसिमिलेशन हो गया। फिर कहा जाता है PCR साइकिल, PCR की फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगी फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, कि फोटोसिंथेटिक में किस टाइप से कार्बन है उसका रिडक्शन होता है। तो उसकी साइकिल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं, डार्क साइकिल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रिडक्शन साइकिल हो गया। देन बायोसिंथेटिक फेज, जहाँ पे O2 को फ्री कर दिया जाता है, CO2 का यूज किया जाता है और ATP और NADP का यूज करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइजिस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर का सिंथेसाइज है, तो उसी फेज को हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। तो बायोसिंथेटिक फेज भी इसका नाम बोला जा सकता है। तो इस टाइप से ये तो हमारी सारी की सारी हेडिंग हो गई। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, ब्लैकमैन ने 1905 में। यदि कहीं पे इस टाइप से ईयर्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ईयर कुछ अलग है, मैं किसी और बुक को प्रेफर करके मैं आगे लिख देती हूँ, तो आप अपनी बुक को ही फॉलो करें, मेरे वाले को फॉलो नहीं करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही रहेगा। लेकिन मतलब बहुत रेयर केस में है कि ईयर पूछा जाता है, ईयर आपके क्वेश्चंस में पूछे नहीं जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड लेवल पे बात कर रही हूँ, नीट लेवल पे बात नहीं कर रही मैं। फिर साइक्लिक स्टडी, मतलब जो साइकिल्स बनाए थे, साइकिल्स है वो कैल्विन और कोवर्कर, कैल्विन है और उनके जो साथी हैं उन्होंने किया था, तो हम इसको कैल्विन साइकिल भी बोल रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पे बात करेंगे अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोसेस होती कहाँ है, ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में। जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम पोर्शन में, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ है वो भी ध्यान में है। यहाँ पे होता क्या है, CO2 एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर, CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और उसका फिर इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन उसका फिक्सेशन किया जाता है, और वो फिक्सेशन किस फॉर्म में किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द एनर्जी, एनर्जी लेवल क्या रहता है, ATP और NADPH2। तो ATP और NADPH2 यूज्ड एज फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 को फिक्सेशन करने के लिए ये दोनों एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस इसी टाइप से मिलने वाले हैं कि भाई कौन से साइकिल में कितने ATP और कितने NADPH2 यूज हुए, एक CO2 का सिंथेसाइज करने के लिए कितने ATP और कितने NADP चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है, जैसे हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ी, तो लाइट रिएक्शन में हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और फोटो सिस्टम, उन तीनों के बारे में डिस्कस किया। तो उसी टाइप से हम डार्क रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं कैल्विन बेंसन साइकिल। कैल्विन बेंसन साइकिल है तो ये साइंटिस्ट के नाम पे ऊपर है, ठीक है। और इन्होंने जिस साइकिल के बारे में स्टडी किया उसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। अब C3 साइकिल बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो कितने कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाला होगा, इसलिए इसको C3 कहेंगे। हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी के दोनों साइकिल है हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। देन हमारा जो सेकंड रहता है वो रहता है हैच एंड स्लैग साइकिल। हैच एंड स्लैग साइकिल है उसको C4 साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो 3PGA, ठीक है, और यहाँ पे OAA ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो आप लोग एक बार सिर्फ ध्यान में रखिए, हम साइकिल है वो पढ़ने वाले हैं, C4 साइकिल। उसके बाद में है यहाँ पे कैस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM साइकिल। तो इस टाइप से
तीनों साइकिल है वो ग्रीन प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है, किसमें, डार्क रिएक्शन में, जिसमें ये जो C3 साइकिल है वो सारे के सारे प्लांट्स में, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में होता है। बाकी ये जिनमें होंगे वो जब मैं आपको वीडियो पढ़ाऊंगी उस टाइम मैं आपको समझा दूंगी। आज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल के बारे में। C3 बोल दो चाहे कैल्विन बेंसन साइकिल बोल दो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ देखी, डार्क रिएक्शन उसकी डिस्कवरी देखी, इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, इसमें ATP और NADPH2 का यूज़ किया जाता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे C3 साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए C3 साइकिल लिखा है मैंने, C3 साइकिल है वो कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और कैल्विन को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था 1961 में ये C3 साइकिल की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इज इट ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि MCQs पूछे जाते हैं। मैंने आपको कल वीडियो नहीं बनाया तो मैंने कल आपको कुछ MCQs हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाए थे। तो बहुत ही कम परसेंटेज आते हैं कि भाई जो एकदम राइट आंसर दे, जबकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस डाले थे। एक भी क्वेश्चन है वो घुमा हुआ नहीं था कि भाई इसका आंसर है वो कुछ मतलब ऐसे है कि चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो इतनी इजी क्वेश्चन के आंसर भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर आगे MCQs में क्या करोगे आप। ठीक है, और थ्योरेटिकल पेपर होता है तो थ्योरेटिकल पेपर में आप इजीली कुछ भी लिखो तो उसमें नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा वो है ABCD में से कुछ भी आपने लिखा एक ही जगह B लिख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ से हर एक लाइन में बनने वाले हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी ध्यान में रख सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन आपको ध्यान में रखना है कि CO2 को एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा। हमने एक जगह पढ़ा था कि स्ट्रोमा के अंदर रूबिस्को एंजाइम है वो पाया जाता है। तो रूबिस्को नाम मैंने आपसे एक जगह और बताया था, मैंने कहा था कि रूबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम है वो किसका है। यदि आप लोगों ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स ढंग से पढ़ा है तो आप मेरे को आंसर करेंगे इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो CO2 एक्सेप्टर है CO2 सबसे पहले कैच करने का काम है वो किसका होगा यहाँ पे, RUBP का। RUBP एक 5 कार्बन चेन है तो RUBP है, इसका नाम हो गया रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस पे जो एंजाइम काम करेगा जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है रूबिस्को। ठीक है, तो रूबिस्को आप लोगों ने नाम है वो देखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो फुल फॉर्म हो गई, एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, रूबिस्को। CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUBP, और उसके बाद में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हो गया, 3PGA। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक मेन चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो C3 साइकिल है इसका जो हम साइकिल पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट में, तो उसमें क्या होगा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों के दोनों रिएक्शंस है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C3 साइकिल में कैल्विन बेंसन ने एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूनिसेलुलर एल्गा पे। जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है उन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें नाम है क्लोरेला। क्लोरेला आप लोगों ने बहुत सुना सा नाम मिल जाएगा आपको, तो क्लोरेला हो गया। और फिर है यहाँ पे सेनेडेस्मस। तो यहाँ पे ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है और ये सारे के सारे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। देन हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करते हैं कैल्विन साइकिल बनाएंगे कैसे। तो कैल्विन साइकिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि कैल्विन साइकिल में सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, RUBP, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला है जिसका नाम था 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे मैं जो साइकिल प्रोवाइड करवाने वाली हूँ ये साइकिल NCERT में भी सेम यही साइकिल चलता है और जो आपके नीट के लेवल पे रहेगा तब भी यही साइकिल रहेगा। तो ये इजी सा साइकिल है, आपकी बुक में है, हो सकता है कि 12 मॉलिक्यूल और जो 6 मॉलिक्यूल CO2 है उसको एक साथ जनरेट करके बनाया हुआ है। तो आप इससे पहले एक बार आप ये साइकिल देख लीजिए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6 टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए
6 बार कैल्विन साइकिल का चलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है C6H12O6। तो कार्बन कितने हैं उसमें 6, और 6 कार्बन बनाने के लिए CO2 कितने चाहिए यहाँ 6। तो हम लोग बात कर रहे थे ना 6CO2 प्लस 12H2 जो हमारा रिएक्शन था वो आपको ध्यान में है ही, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि 6 बार कैल्विन साइकिल चलेगा। जो हम लोग बात किए साइक्लिक और जेड स्कीम वाली, तो वो दोनों फॉस्फोराइलेशन है वो भी कितनी बार चलेंगे 6 बार चलेंगे, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो एक कुकर में कितनी बार सीटी की जरूरत है 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट जो CO2 है, मतलब एक CO2 है, उसको फिक्स करने के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत यहाँ रहती है। आप लोगों को याद है, तो हम लोगों ने जो साइक्लिक और जो जेड स्कीम पढ़ी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साइक्लिक था उसमें 2 ATP बन रहे थे, कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने साइकिल में 2 ATP बनाए थे, और उसी के साथ में हम लोगों ने जो नॉन साइक्लिक पढ़ा था, जेड स्कीम पढ़ी थी, उसमें 1 ATP बनाया था और उसके साथ में 2 NADPH2 बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल कितना निकल रहा है कि 3 ATP बन रहे हैं और 2 NADPH2 बन रहे हैं। तो मैंने आपको वापस लिखा नहीं है, मैंने वापस आपको रिवाइज करवाया है जस्ट, तो आप लोगों को कुछ याद आ गया होगा यदि लास्ट टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक CO2 के फिक्सेशन के लिए जो रेंज चाहिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यही पढ़ी थी, लेकिन हमें कितने CO2 को फिक्स करना है 6 CO2 को फिक्स करना है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बनाने के लिए। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए हमें कितने ATP और कितने NADPH2 चाहिए, तो हमें चाहिए 18 ATP, 6 × 3 = 18, ठीक है। उसके बाद में 6 × 2 = 12 NADPH2। फिर हम बात करते हैं कि आपसे, क्योंकि ये सारे के सारे एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड लेवल पे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके जो रिएक्शंस दे रखी है आप लोग इसमें देखेंगे कम्प्लीटली, तो आपको ये जो पूरी की पूरी साइकिल है, इस साइकिल के अलग अलग फॉर्मूलाज दे रखे हैं, अलग अलग जो रिएक्शन है कि भाई इससे ये बना तो इसकी थ्योरी दे दी, इससे ये बना इसकी थ्योरी दे दी। तो आप उस थ्योरी में मत उलझिएगा, आपको ये इतना पढ़ोगे और स्टार्टिंग की थ्योरी और ये चीज़, ठीक है। मेन कंक्लूजन और जो मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे, बाकी थ्योरी है तो थ्योरी आपको थोड़ा सा टिपिकल बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन आपसे ये पूछे कि टोटल ATP कितने चाहिए, NADP और ATP अलग पूछे तो ATP कितने चाहिए 18, NADPH2 कितने चाहिए 12, लेकिन आपको टोटल ATP पूछ ले तो उस कंडीशन में आपको बोलना है 54। फिर आपके क्वेश्चन और घुमा के पूछ लिया, और क्वेश्चन घुमा के ये पूछा कि भाई जेड स्कीम है, जेड स्कीम के अंदर यदि 6 CO2 का फिक्सेशन करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 12 NADPH2 और यहाँ 6 ATP, तो आप लोग ये भी सब लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में भी सेम है कि 2 को इंटू कर दो 6 से, तो यहाँ पे कितने ATP आ जाएंगे 12 ATP आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार थोड़ा सा दिमाग को एकदम सेंट्रलाइज करके आप लोगों को सिर्फ यही सोचना है कि जो हमने पहले पढ़ी चीज़ वो एक CO2 के लिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को 6 बार चक्र चला के देखना है। तो 6 बार की ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ पे 12 NADPH2 और 18 ATP हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टोटल 54 कैसे हुए, तो 54 होते हैं कि एक NADPH2 = 3 ATP, तो 3 ATP, तो यहाँ पे आप इंटू कर सकते हैं कि 12 × 3 = 36, तो 36 एंड प्लस 18 = 54 ATP। तो ये हमारा ये सारा का सारा यहाँ थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद में ये साइकिल ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन तो साइकिल का पूछा जाएंगे कि C3 साइकिल बनाइए, ठीक है, ड्रॉ करना है इसको, जो भी डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैल्विन साइकिल में आपको 3 प्रोसेस ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो सिर्फ एक CO2 को फिक्सेशन करने वाला बनाया है। कितना बनाया है, एक CO2 को फिक्सेशन करने वाला, ठीक है। आपके जो बुक में अवेलेबल है वो 6 CO2 को फिक्सेशन करने वाला है। यदि ये आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको वो डायग्राम भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस डायग्राम को बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ा जा सकता है, चाहे तो मैं इस डायग्राम का पूरा बोर्ड है वो भी कवर कर सकती थी, लेकिन वो लेवल आपके कॉलेज लेवल का रहेगा, आपके 12th लेवल में नहीं है, तो उतना उलझने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना भी पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं।
तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी में भी इसलिए यही डायग्राम है आपके, और आपके बुक में वो 6 कार्बन से दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड को बात करते हुए बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस हो रही है, और 3 नाम अलग लिखने हैं, 3 नाम अलग लिखने हैं। 6 टर्म तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इस पूरे साइकिल में नाम भी कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं। अब 6 में सबसे पहले यहाँ पे आपको यदि कलर दिखाई दे रहे हैं तो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है। अल्टरनेट मैंने ब्लू और पिंक कलर बनाया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो क्या है? RUBP। अब आप बताएंगे कि RUBP क्या है? RUBP है वो फर्स्ट एक्सेप्टर है CO2 को कैच करने का, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सेप्टर हो गया यहाँ पे RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और बाइफॉस्फेट है 1,5। तो यहाँ पे ये कार्बन कितने का है? 5, ठीक है। 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है। अब 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है तो उसमें हम एक CO2 है वो एटमॉस्फेयर से डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये एक CO2 है वो इसके अंदर आएगी तो एक CO2 को ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन होती है, वो क्या होती है? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो H2 और CO2 यहाँ पे ऐड होगा तो फर्स्ट हमारा जो पिंक कलर से मैंने बनाया वो क्या है? कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन होते ही क्या होगा कि जो यहाँ पे 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 इस टाइप से 5 थे, तो उसमें हम क्या कर देंगे? इसको 6 कर देंगे, ठीक है। अब 6 कर देंगे तो 6 करने के बाद में ये जो 6 मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे मीडिएटर बनेगा, तो ये 6 मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो अनस्टेबल होंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? बीच में से तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 कार्बन बन चुके हैं, आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन चुके। अब यदि ये जो 6 कार्बन है और ये क्या है? अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होंगे तो ये बीच में से यहाँ से टूट जाएंगे और टूट के 2 स्टेबल प्रोडक्ट बना लेंगे। अब स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम 3PGA के नाम से बोलते हैं। इसीलिए कैल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है? C3 साइकिल बोला जाता है, ठीक है। अब ये कैसा रहेगा? 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और मॉलिक्यूल कितने रहेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स 2 हो गए, कार्बन 3 हो गए और 3PGAs का नाम हो गया। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 तो ATP चाहिए और 2 ही NADPH2 चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने किसी चीज का यूज नहीं किया। अब ये 2 ATP और 2 NADPH2 है, हमें लाइट रिएक्शन से मिले हुए, तो हमने इसका यूज किया। रिडक्शन हमारी सेकेंड प्रोसेस रहेगी। पिंक कलर में मैंने इसको लिखा है 2 ATP प्लस PI प्लस 2 NADP है वो रिलीज हो गए, और यहाँ पे जो P आयन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और उसी के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 3PgAl ग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा 3PgAl। ये एक ट्रायोस फॉस्फेट रहेगा, और ट्रायोस फॉस्फेट होने के साथ में ये 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन वाले, यही 3 कार्बन वाले। फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल है वो तो क्या चला जाएगा यहाँ, क्योंकि हम यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल लेके बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल है वो तो सुक्रोज और शुगर बनाने के लिए परफॉर्म करेगा, और बाकी एक है वो वापस कहाँ चला जाएगा? आगे नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? रीजनरेशन। और रीजनरेशन के लिए आप लोगों के यहाँ पे जाइलोज और राइबोज फॉस्फेट लाइक कुछ नाम दे रखे हैं, तो उनमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रीजनरेशन से क्या होगा? ATP है यूज होगा एक, और डायरेक्ट ADP है निकल जाएगा, और आगे आगे जाके क्या मिल जाएगा? RUBP है वो उसका फॉर्मेशन वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये कैल्विन साइकिल है वो ड्रॉ कर लीजिए। ये इजीएस्ट कैल्विन साइकिल है, जस्ट आपको बोर्ड के लेवल पे याद रखने के लिए। बाकी आपको यदि टिपिकल वाले पढ़ने हैं तो मैं आपको जो नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी उस नोट्स में इनके बीच के जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, जिसको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आप लर्न कर सकते हैं। और यदि साइकिल समझाने का हो तो आप मेरे को वापस कह दीजिएगा कि हाँ मैम हमें वो टिपिकल वाली भी एक बार समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगी। बाकी आप अपने नोट्स है वो कंटिन्यूसली बनाते रहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि MCQs है वो ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं, तभी तो कंपटीशन एग्जाम में सारे के सारे MCQs आते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।